बगा साहब सुप्रभात, स्वागत है सर। ऐसा हमें सुनने में आया है कि आज रात अमेरिका में बहुत सारे भाषण होने वाले हैं। सही है सर ये? जी, हाँ तो जी। तो कौन-कौन भाषण देगा, क्या-क्या कहेगा, आप किन-किन को सुनने वाले हैं, ज़रा ये बताएँ सर? नहीं अनिल जी देखिए, मंडे से जो अहम चीज़ें हुई हैं, 3-4 चीज़ें हैं इंटरनेशनली जो मार्केट्स पे हावी हो रही हैं। एक जो मार्केट को इतना इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं करता है, बट आगे जाके कर सकता है, वो है ट्रंप ने फिर से घोषणा की कि वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े होंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, रिपब्लिकन वोट जो तबका है, लगभग आप लीजिए 50% वोटर्स जो अमेरिका में हैं वो रिपब्लिकन की तरफ रुझान है उनका। तो उनमें से 50% ट्रंप के समर्थक सीधे हैं। तो इससे मुश्किल ये हो जाती है कि अनलेस जो सेंटरिस्ट रिपब्लिकन है वो अगर एक आदमी को चुन के लाएं आगे और ट्रंप को जो चुनौती दे सके, अदरवाइज लगभग निश्चित हो जाता है कि 2024 में ट्रंप खड़े रहेंगे। और ट्रंप अगर रहते हैं तो जो इंडिपेंडेंट हैं और अनडिसाइडेड वोटर हैं और जो सेंटर रिपब्लिकन है, वो हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट नोटा की जगह जो भी डेमोक्रेट खड़ा हो रहा, अगर बाइडन रहे तो बाइडन, या अगर कोई अच्छा कैंडिडेट डेमोक्रेट्स का रहता है उसको दे देंगे, जो मार्केट्स के लिए फिर से एक सेंटिमेंटली नेगेटिव होगा। बट ये आगे की बात है, अभी थोड़ा बहुत इसका असर हुआ, बट असर हमारे जो आ रहा है ग्लोबल मार्केट्स पे, वो यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी से है। तो कल दो वक्ताओं ने बातचीत की। एक वो सैन फ्रांसिस्को की मेरी डेली, सैन फ्रांसिस्को की प्रेसिडेंट, जो मैं कहता रहता हूँ काफ़ी एक्यूरेट रहती हैं, और उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा कि आप पॉज का मत सोचिए, अभी अभी कोई रेट हाइक में पॉज या रुकावट नहीं होने वाली, उसमें हम रेट बढ़ाते रहेंगे। दूसरा जो अहम बात रही, विलियम्स करके जो है, उन्होंने ये कहा कि ज़्यादा देर तक ज़्यादा रेट बढ़ाने पड़ेंगे, और हमारे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अहम बात नहीं है हमारे जहन में अभी। अभी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन की कमर कैसे तोड़ी जाए। ये इन्फ्लेशन जो है ये अभी भी हाई है। हार्कर जो है, जिन्होंने मंडे को भी यूबीएस की बैठक में ऑस्ट्रेलिया को संबोधित करते हुए कहा था कि ये बहुत ही हाई है, 7.7 की इन्फ्लेशन। मार्केट्स इसको गलत अनुमान ले रहा है, उससे मार्केट्स थोड़े विचलित हुए थे। उनका भी यही बयान आया। आज फिर से 3 लोग बोलेंगे फेड से, बट हमें यही लग रहा है कि मैसेजिंग ऐसी ही रहेगी कि रेट बढ़ाने पड़ेंगे। ईसीबी ने कल, ईसीबी की जो अध्यक्षा है क्रिस्टीन लेग्रांड, उन्होंने अभी ये कहा कि अब इतने 75 बेसिस पॉइंट नहीं दिखता हमें, 50 बढ़ाएंगे, बट इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। यूके की इन्फ्लेशन ब्रिटेन में 11.1% रही, तो जहां इन्फ्लेशन नीचे आ रही है दुनिया भर में, यूके में फिर से बढ़ी अक्टूबर में 10.1 के सामने 11.1। और आखिरी जो सेंटिमेंटली मार्केट को हर्ट करने वाला जो फिगर कल आया, वो यूएस रिटेल सेल्स का था, जो 8 महीने के बाद वो रिटेल सेल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़े अक्टूबर में। तो ये दर्शाता है कि फेड का काम अभी पूरा नहीं हुआ। वो रिटेल सेल्स अगर कम बढ़ते तो आप कह सकते थे कि ये रेट हाइक का एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यूएस कंज्यूमर को। बट यूएस कंज्यूमर ऑन एवरेज बहुत बुलंद है, और उससे फिर फेड के हाथ और स्ट्रांग हो जाते हैं 50 बेसिस पॉइंट 14 दिसंबर को, और फिर 1 फरवरी को 50 या 25। और आखिरी जो डेवलपमेंट थी अनिल जी, जो चिंताजनक थी मार्केट के लिए, गोल्डमैन सैक्स जो कह रहे थे कि टर्मिनल रेट अमेरिका में, तो वो किस लेवल पे रेट हाइक बंद हो जाएगी, 5 पे पहुंच गए थे एक महीना पहले। कल उन्होंने उसको बढ़ाया 5.25%। तो इसका क्या इशू है? 3.75 पे हैं हम अभी। तो अगर आपको 5.25 तक पहुंचना है, 50 आप दिसंबर का पकड़िए, फिर फरवरी में लगभग हो जाएगा कि 50 और करेंगे,
तो 4.75 बनता है, 4.75। फिर 2.25 और हो सकते हैं अप्रैल और मई की बैठक में। तो इससे क्या होता है कि ये रेट हाइक चलता रहेगा मई तक, जो हमें लग रहा था कि निबट जाएगा फरवरी तक। तो ये भी मार्केट के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव आया। ये सब अमेरिका की डेवलपमेंट्स थी पिछले कुछ दिनों की। बकर साहब, ये जो ड्रामा हुआ परसों रात को उससे लेकर कल सुबह तक, किसने किया, क्यों किया? कौन सा अनिल? अरे सर, वो ही मिसाइल वाला। मिसाइल? हाँ मतलब पहले, मतलब इस सब वो मिसाइल गिरने से सब लोग अति उत्साहित क्यों हो गए? नहीं, उत्साह डर था उल्टा कि हाँ। ये देखिए, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 है नेटो का कि अगर नेटो के किसी भी देश पे आक्रमण होता है किसी बाहरी शक्ति से, तो वो मीटिंग करेंगे। और आर्टिकल 5 है कि मिला जुला वो एक रिएक्शन करेंगे। तो ये सर एक G20 चीज में बताइए, सर एक चीज बताइए। देखो सर, आपके अंदर मतलब कितनी जीबी की रैम लगी हुई है ये बताइए। मतलब आर्टिकल नंबर 5 6 याद रखने की क्या जरूरत है? खाली अगर आप हमें ये बोल देते कि नेटो में ये कानून है, नियम है, हम तो 5 6 तक याद करके रखते सर आप। नहीं है। तो तो गजब, गजब, बाइडेन इतना स्टोरेज। प्रभु थोड़ा हमें भी दे दो, निकाल के थोड़ी मेमोरी इधर शिफ्ट करो। अजय जी, पता नहीं होता आप किस चीज जी जी किस सर। चीज पे क्वेश्चन कर लेंगे, जी तो सर। इसलिए याद करके आना पड़ता है, बड़ी तैयारी होती है। तो थैंक यू सर। जी। बाइडेन साहब सो रहे थे, उनको उठाया उन्होंने कि सपने देखना बंद करिए और इमरजेंसी, क्योंकि सब लोग G20 के उधर थे, तो नेटो के सब लोग इकट्ठे हुए। अब जो मिसाइल गिरी पोलैंड में, पोलैंड के बॉर्डर की इस तरफ, अब यूक्रेन के ऊपर तो रशिया रोज मिसाइल्स दाग रहा है, क्योंकि जो सैनिक आक्रमण है वो तो विफल हो गया। तो अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी करने में लगे हुए, उनके पावर प्लांट्स, उनके डैम्स, उन सब को तहस नहस कर रहा है। तो एक रशियन मार्किंग का मिसाइल पोलैंड के एक विलेज में गिरा, जिससे बहुत अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो पहले पोलैंड ने कहा कि रशिया के मार्किंग्स हैं, तो सबको लगा रशिया इसको बढ़ा रहा है और इससे संकट बढ़ जाता है। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क एकदम से तेज हो गया कि फिर नेटो क्या करेगा। और पेंटागन के पहले वक्ता ने ये कहा कि 1 इंच भी अगर नेटो की टेरिटरी पे आक्रमण हुआ, तो हम सब संधि के तौर पे हम वचनबद्ध है कि हम सब उतरेंगे रण के अंदर। तो इससे काफी मार्केट्स हिल रहे थे कि क्या होगा। बट फिर एक आध घंटे में बयान आने लग गए, सबने उसको डी एस्केलेट किया कि हो सकता है यूक्रेन के पास भी रशियन मेड S-300 है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइल को मिसाइल से उसको परास्त करता है। तो S-300 के अंदर जो मिसाइलों को तोड़ने वाले मिसाइल हैं, वो भी रशियन मार्किंग्स के हैं। तो उनको यही लगा, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर इतने रशियन मिसाइल आ रहे थे, हो सकता है कि एक मिसाइल कोई एयर डिफेंस का वो पोलैंड की तरफ गिर गया हो। यूक्रेन ने इसको नहीं माना है। रशिया ने तो इनकार करना ही था, उन्होंने इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा कि हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते कि ये कहाँ से ये मिसाइल छोड़ा गया, बट जो ट्रेजेक्ट्री थी, लगता नहीं कि रशिया से आया। तो क्योंकि रशिया से पूरा यूक्रेन घूम के मिसाइल पोलैंड तक पहुंचना, उस मिसाइल की क्षमता नहीं थी। वो इंटरकॉन्टिनेंटल वगैरह नहीं है, छोटे छोटे रॉकेट्स हैं जिसको हम मिसाइल कहते हैं। तो इससे काफी फिर डी एस्केलेशन हो गई। और नेटो के भी हेड ने जब शाम को वार्ता करी, उन्होंने यही कहा कि हम इसको रशिया को ही आरोपित करते हैं, क्योंकि वो मिसाइलें छोड़ रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि एयर डिफेंस का मिसाइल गिरा कि रशियन का मिसाइल। बट ये हमें दिख रहा है कि रशिया का इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इसको युद्ध को इस तरह से बढ़ाना। और इससे काफी फिर डी एस्केलेशन हो गया। बट ड्रामा काफी देर चला, और ट्रंप का एक ड्रामा था और साथ में मिसाइलों का ड्रामा कल, इस दोनों के बीच में ही
मार्केट घूमता रह गया।